अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्कोप ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी को डिस्कस करने वाले हैं। ये इस वक्त हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक एडिशन के जो लेक्चर्स हैं उन्हें कवर कर रहे हैं और आज हम स्कोप ऑफ फिजिक्स को डिस्कस करेंगे कि साइंस में फिजिक्स का क्या स्कोप है, टेक्नोलॉजी में इसका क्या स्कोप है, सोसाइटी में इसका स्कोप क्या है। तो देखेंगे फिजिक्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। फिजिक्स सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है साइंस के अंदर भी, टेक्नोलॉजी के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी। इवन दो कि हम साइंस के अंदर फंडामेंटल फिजिक्स को फंडामेंटल ऑफ ऑल द साइंसेस कहते हैं। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड साइंस क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे साइंस के अंदर फंडामेंटल लॉज आ जाते हैं। जब हम स्टडी करते हैं साइंस के अंदर, तो साइंस के अंदर कुछ ऐसे लॉज, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पर हम फिजिकल वर्ल्ड को जो है वो, नेचुरल वर्ल्ड को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है ना? तो ये वो लॉज हैं जिनको स्टडी करके हम नेचुरल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये हमें फिजिक्स प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसके बाद इट एक्सप्लोर्स द बिहेवियर ऑफ मैटर, एनर्जी, फोर्स एंड देयर इंटरेक्शन, एनेबलिंग साइंटिस्ट टू डेवलप थ्योरीज एंड मॉडल्स टू एक्सप्लेन फिनोमेना। इसका एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप देखें कि हमारे पास एक ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक का कोई ना कोई मास भी होगा, यानी कि ये हमारे पास मैटर आ गया और इस मैटर पर लगने वाली फोर्स को हम एफ कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास भी एनर्जी का होना जरूरी है। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट जब डिस्प्लेस होगा तो हम कहेंगे कि इसके मोमेंटम के अंदर चेंज आया है। तो आप देखेंगे फोर्स, एनर्जी और यूं कह लेंगे हमारे पास जो मैटर का इंटरेक्शन आ रहा है, मोमेंटम, तो इसको पढ़ने के लिए हमें किसकी नीड पड़ेगी? हमें फिजिक्स की नीड पड़ेगी। साइंटिस्ट मॉडल्स बना सकते हैं जिनके थ्रू वो मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंटम के फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द फील्ड ऑफ साइंस। इसके बाद है हमारे पास एडवांसिंग नॉलेज। आप देखेंगे फिजिक्स ड्राइव्स साइंटिफिक प्रोग्रेस बाय पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। साइंटिफिक प्रोग्रेस को ड्राइव करता है, जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग की जो हमें जो है वो बाउंड्रीज से बाहर सोचने पर मजबूर करता है। एज लाइक अगर आप देखेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि हमें पता है कि इस वक्त हमें पता है कि हमारी नॉलेज में है कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज स्पेस में जो है वो यूनिवर्स में मौजूद है, और उन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में जो है वो मिल्की वे गैलेक्सीज भी बहुत सारी हैं। और अगर एक मिल्की वे गैलेक्सी में प्लेनेट अर्थ है और इस प्लेनेट अर्थ पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि दूसरी जो मिल्की वे गैलेक्सी जो हमसे हजारों खरबों लाइट ईयर साल जब लाइट ईयर दूर है, वहां पर भी अर्थ प्लेनेट हो और वहां पर भी एलियंस मौजूद हो। तो देखेंगे अब ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज हमें अपनी बाउंड्रीज के बाहर सोचने पर मजबूर कर रही है। तो इस तरीके से अगर हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं तो हमारे पास काफी सारे थॉट्स ऐसे डेवलप होते हैं जिनकी एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दी। इसके बाद है इट सीक्स टू अनकवर न्यू इनसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक रियल मीनिंग ऑफ पार्टिकल्स टू द वेस्ट एक्सपेंस ऑफ द कॉस्मोस। ये न्यू इनसाइट्स को जो है वो यूं कह लेंगे अनकवर करता है, नेचर से पर्दा हटाने की जो है वो कोशिश की जाती है।
चाहे हम माइक्रोस्कोपिक यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन से भी नीचे लेप्टॉन्स या क्वार्क्स इनकी बात कर रहे हो, या मैक्रो से मैक्रोस्कोपिक जिसमें हमारे पास गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, नेबुलास ये आ जाते हैं, इनकी स्टडी करें तो यूनिवर्स को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना सिंपली। तो ये क्या करता है कि यूनिवर्स का जो नेचर है उसको अनकवर करने की कोशिश में लगा रहता है। तो फिजिक्स इस तरीके से इन द फील्ड ऑफ साइंस अपना रोल प्ले कर रहा है। नाउ अब अच्छा, इसके अलावा भी है जिसमें है इंटर डिसिप्लिनरी कनेक्शंस। अब ये क्या है? फिजिक्स इंटरसेक्ट्स विद अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन्स सच एज केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड जियोलॉजी। फिजिक्स यहीं तक रिलेट नहीं करता। हमने पहले क्या पढ़ा कि फिजिक्स फंडामेंटल ऑफ ऑल द साइंसेज है। साइंस के अंदर हमारे पास जितनी भी ब्रांचेज हैं या जितनी भी सब ब्रांचेज हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं पर फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जैसे केमिस्ट्री है, हमें केमिस्ट्री के अंदर देखें ना, केमिस्ट्री आप देखें केमिस्ट क्या होता है, डी फार्मेसी आपने देखा हो। तो अगर हम केमिस्ट्री के थ्रू केमिस्ट्री की हेल्प से कोई ऐसा डोजेज बना रहे हैं या कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे मेन जो चीज है इन सब में वो है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है, और मेजरमेंट का एक्यूरेट या एक्यूरेसी हमें कौन देगा? हमें फिजिक्स देगी। इसी तरीके से फिर बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर भी अगर हम लाइफ को पढ़ रहे हैं तो लाइफ को असेंशियल बनाने के लिए आप देखेंगे लेजर टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब हमारे पास इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी आते हैं। लेकिन यानी कि इन सब की वजह से लाइफ को बेनिफिशियल या लाइफ को जो वो बेनिफिट मिल रहा है। तो हम अगर लाइफ को भी स्टडी कर रहे हैं तो लाइफ को स्टडी करने के लिए भी हमें फिजिक्स की नीड पड़ रही है। आई मीन टू से कि अगर अल्लाह ना करे मुझे चोट लग जाती है तो अब वो मेरा बोन क्रैक हुआ है या उसमें फ्रैक्चर आया है या जॉइंट्स निकल गए हैं, इन सब को स्टडी करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे फिजिक्स की नीड चाहिए, एक्सरेज चाहिए। मैं एक्सरे करवाऊंगा, मुझे मालूम हो जाएगा कि कहां पर क्या मसला है। एस्ट्रोनॉमी है तो हमें टेलीस्कोप चाहिए, ठीक है। जियोलॉजी है तो हमें वो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जिनसे हम अर्थ की स्टडी कर सकें। तो अब आगे क्या है कि इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड फिनोमिना, फैसिलिटेटिंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड द कोलैबोरेशन। तो ये एक फ्रेमवर्क बनाता है, ये हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए या उसके फिनोमिना को डिस्कस करने के लिए या रिसर्च इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च होती है उसे फैसिलिटेट करने के लिए हमें जो है वो फिजिक्स एक फ्रेमवर्क बना के देती है। क्लियर हो रही है बात सारी? जिसके अंदर साइंटिस्ट इजीली थ्योरीज डेवलप कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं और हमें बहुत सारे फवाइद जो हैं वो इन सब से मिल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये इमेजेस भी हैं कि कैसे केमिस्ट जो है वो मेजरमेंट्स को लेकर बहुत इजीली जो है वो इजीली कहें या यूं कह लेंगे बहुत अटेंशन के साथ अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पिक्चर के अंदर आप देखेंगे जो हमारे पास बायोलॉजिस्ट है जो कि लाइफ को यानी कि प्लांट्स को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर रही हैं विद देयर ग्लासेस एंड सो ऑन, वो जो जार वगैरह पड़े में। थर्ड इमेज के अंदर आप देखेंगे एक जियोलॉजिस्ट है जो कि फ्लो ऑफ वोल्केनो पर मौजूद है और ये जो हमारे पास लावा है उसे स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम टेक्नोलॉजी के अंदर कि भाई टेक्नोलॉजी के अंदर फिजिक्स का क्या स्कोप है। देखेंगे सबसे पहले आ जाता है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, ठीक है। अब इंजीनियर्स, बेशतर इंजीनियर्स जो है वो फिजिक्स को यूज करते हैं क्योंकि विदाउट मेजरमेंट्स हम कोई भी यूं कह लें कि टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आ सकते ना। तो फिजिक्स प्रिंसिपल्स आर एम्प्लॉयड इन वेरियस इंजीनियरिंग फील्ड्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स रिलाई ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने लास्ट ब्रांच के अंदर पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको क्लियर है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। उसके साथ फिर मटेरियल इंजीनियर्स हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जो कि अप्लाई लॉज ऑफ मोशन टू द डिजाइन एंड ऑप्टिमाइज टेक्नोलॉजीज। लॉज ऑफ मोशन को, जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के जो लॉज हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उनको यूज करते हुए टेक्नोलॉजीज को जो है वो ऑप्टिमाइज या डिजाइन करते हैं। आप देखेंगे सीट बेल्ट वगैरह या कार की डिजाइन वगैरह, ये सब हमारे पास न्यूटन के लॉज को स्टडी करते हुए डिजाइन किए जाते हैं। वो मद्देनजर रखे जाते हैं कि इनर्शिया कैसे वर्क करेगी, एक्शन का रिएक्शन कैसे होगा, अगर ये डिजाइन हम ऐसा कर दें तो फिर क्या लॉज ऑफ मोशन इस पर कैसे वर्क करेंगे। तो ये सारी स्टडी जो है वो करनी पड़ती है एक मैकेनिकल इंजीनियर को। अच्छा, उसके बाद है एनर्जी एंड पावर। अब एनर्जी एंड पावर के अंदर भी फिजिक्स का एक क्रूशियल रोल प्ले होता है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो जनरेट कैसे होगी, ट्रांसमिट कैसे करनी है, यूटिलाइज कैसे होनी है। आप देखें कि ग्रिड स्टेशन कितना दूर है हमसे, वो ऑलमोस्ट यूं कह लेंगे एक सिटी से बाहर ही होता है, लेकिन उससे लाइट का ट्रांसफार्मर में आना, फिर ट्रांसफार्मर में यूं कह लेंगे जो हमारे पास डैम्स होते हैं उनमें से लाइट प्रोड्यूस होकर, या जो भी हमने प्रोजेक्ट लगाया हुआ है उससे लाइट प्रोड्यूस होकर हमारी ग्रिड स्टेशन तक आई, फिर उस ग्रिड जनरेट हो गई लाइट, फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करना इनटू द ट्रांसफार्मर्स, फिर ट्रांसफार्मर से यूटिलाइज करके के मेंटेन करके उसको प्रोवाइड करना। ये सब की सब स्टडी हमारे पास अगर हम देखें तो वो भी एक किस्म की टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है, और एनर्जी एंड पावर का यूज कैसे हो रहा है उसे भी हम स्टडी करते हैं। इट अंडरपिन्स टेक्नोलॉजीज सच एज रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, न्यूक्लियर पावर, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स एंड एनर्जी स्टोरेज। अब ये जो टेक्नोलॉजी को अंडरपिन करती है उसमें हम देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी किस तरीके से, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे वो वेस्ट एनर्जी को या यूं कह लें कि एनर्जी को दोबारा से रिन्यू करता है, यूज एनर्जी को दोबारा से रिन्यू करता है। वो सब टेक्नोलॉजीज की स्टडी भी हम यूं कह लेंगे विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे पास हैं, इनकी स्टडीज अगर हम ले लें, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं, या एनर्जी का स्टोरेज कैसे होता है, ये सारी भी स्टडी अगर हम करें तो हमें फिजिक्स की काफी ज्यादा हेल्प यहाँ पर भी चाहिए होगी, या यूं कह लेंगे फिजिक्स अपना एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा यहाँ पर। अच्छा, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का हमारे पास क्या है कि फिजिक्स प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की डेवलपमेंट में, टेलीकम्युनिकेशन में, आईटी सेक्टर्स के अंदर यूं कह लेंगे एक फंडामेंटल टास्क इसका होता है फिजिक्स का। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक डिवाइस हम सबके पास मौजूद होती है जो कि हमारा मोबाइल फोन है। आप देखेंगे इसके अंदर अगर हम इसकी आईसी को खोलकर देखते हैं तो मल्टीपल सर्किट्स हमें मिलते हैं। उन सर्किट्स में करंट फ्लो कैसे होगा, कहाँ पर वोल्टेजेस ज्यादा हैं, कहाँ पर वोल्टेजेस कम है, ये सारी की सारी अगर हम स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास फिजिक्स के अंदर आ जाता है। या यूं कह लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, तो हमें उसकी फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है कि फिजिक्स किस तरीके से यहाँ पर इनसे ये काम करवा रहा है। द स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर physics, quantum mechanics and electromagnetism is essential for advancing these fields. सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं, नेचुरल सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर की फिजिक्स क्या है, और इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी हमारे पास क्या है कि इनकी वजह से भी टेक्नोलॉजी पर
काफी हम यूं कह लेंगे हम काफी एनहांस करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी काफी डेवलप्ड होती है, लेकिन इस सब के पीछे भी हमें फिजिक्स की काफी ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है, या यूं कह लेंगे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। फिर अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में सबसे पहले आ जाता है मेडिकल एप्लीकेशंस। अब देखें ना कि फिजिक्स कंट्रीब्यूट टू मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज में काम करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया एक्सरे का, कि मुझे पता चल जाए कि मेरा जॉइंट निकला हुआ है या मेरा बोन क्रैक हो चुका है या बोन फ्रैक्चर है, तो ये हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सरेज करवानी पड़ेंगी, एक्सरेज करवाने पड़ेंगे, या सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एमआरआई हो गया, मेडिकल पर्पसेस के लिए। आप देखेंगे इसमें कितना काम जो है वो, अभी एंडोस्कोपी भी हमारे पास है। तो मेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर फिजिक्स काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अब एक्सरेज कैसे बनती हैं, सीटी स्कैन्स के पीछे की क्या फिजिक्स है, एमआरआई हम किसे कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कैसे होता है, ये सब हमें फिजिक्स एक्सप्लेन करेगा। It also facilitates advancements in radiation therapy, laser surgery and medical diagnostics। ठीक है, तो ये भी हमारे पास फैसिलिटेट करता है एडवांसमेंट को, रेडिएशन थेरेपी को, लेजर सर्जरी को, और जो मेडिकल डायग्नोस्टिक्स हैं उनके अंदर भी फिजिक्स की काफी ज्यादा यूं कह लेंगे इम्पोर्टेंस या क्रूशियल रोल यहाँ पर भी फिजिक्स का मौजूद है। उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज की अगर हम बात करें तो फिजिक्स प्लेज अ रोल इन स्टडीइंग क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द प्लेनेट। फिजिक्स एक रोल प्ले करता है जिसमें हम क्लाइमेट चेंज की स्टडी को पढ़ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, व्हाट द फिजिक्स बिहाइंड इट। और एटमॉस्फेरिक फिजिक्स क्या है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग जो हम करते हैं, आपने देखा होगा ना कि हमें प्रिडिक्शंस आ जाती हैं कि क्लाउड्स बनना शुरू हो गए हैं तो मुमकिन है आपके शहर में बारिश हो सकती है। अब ये कोई मतलब कि यूं चलेंगे ऐसे तो ख्वाब में तो नहीं आ रहा, हमें क्या हो रहा है, हम एक फिजिक्स को यूज कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, डिवाइसेस के थ्रू हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं, और फिर हम टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू एक 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 जगह से दूसरी जगह पर जो है वो अपनी इस नॉलेज को शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि टेक्नोलॉजीज की डेवलपिंग कैसे होती है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारे पास फ्लॉपी डिस्क था, फिर सीडी आई, फिर हमारे पास यूएसबी ड्राइव आई, और उसके बाद फिर हमारे पास मेमोरी कार्ड्स वगैरह आए। तो आप देखेंगे ये अगर हम देखेंगे कि स्टोरेज डिवाइस है, तो स्टोरेज डिवाइस किस तरीके से जो है वो डेवलप्ड हो रही है, तो हमें इसके पीछे की भी फिजिक्स या यूं कह लेंगे इसके अंदर भी फिजिक्स का अपना एक क्रूशियल रोल मौजूद है। और ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि प्लैनेट्स के ऊपर हो रही हैं उनकी स्टडीज भी हम जो वो एनवायरमेंटल जो स्टडीज हैं वो भी हम कर रहे होते हैं, तो फिजिक्स का वहां पर भी रोल प्ले हो रहा होता है। जैसे कि इस वक्त आप देखेंगे रोबोटिक्स हमारे पास मौजूद है, तो उस रोबोटिक्स के अंदर आप देखें कि अभी मार्स पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उस मार्स पर डेवलपमेंट किसके थ्रू हो रही हैं, रोबोट्स के थ्रू हो रही हैं। लेकिन वो रोबोट्स कौन उससे जो है वो अब डेवलपिंग कहाँ हो रही है, मार्स पर। मार्स क्या प्लेनेट है, ठीक है, डेवलप किसके थ्रू हो रही है, विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स हो रहा है। क्योंकि रोबोटिक्स की अगर हम स्टडी करें तो रोबोटिक्स के अंदर भी हमारे पास फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा मौजूद है। तो इस तरीके से जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो कि प्लेनेट को इम्पैक्ट कर रही हैं, वो सब भी या उसके पीछे की भी फिजिक्स हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ताकि हम इन सब चीजों को इंटरेस्टिंग बना सकें। फिर है एजुकेशन एंड साइंटिफिक लिटरेसी। अब ये क्या है कि फिजिक्स एजुकेशन फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड साइंटिफिक माइंडसेट। एक साइंटिफिक माइंडसेट को बनाना और क्रिटिकल थिंकर
बनाना स्टूडेंट को, या किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए भी हमें फिजिक्स की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इट प्रोमोट्स साइंटिफिक लिटरेसी, enabling individuals to make informed decision, engage with science related topic and issues। ये साइंटिफिक लिटरेसी को प्रमोट करता है। आप देखें कि अगर हम एक छोटा सा भी या यूं कह लें कि एक छोटी सी एक्टिविटी भी क्लास में परफॉर्म करते हैं और उसके पीछे की फिजिक्स अगर हम स्टूडेंट को समझा देते हैं तो वो स्टूडेंट उसे घर पर जाकर ट्राई जरूर करता है, या अपने पेरेंट्स को या अपने बड़े भाई बहन भाइयों को या अपने छोटे बहन भाइयों को उसके बारे में करके भी दिखा रहा होता है और समझा भी रहा होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम फिजिक्स जो है वो साइंटिफिक लिटरेसी को भी प्रोमोट कर रही है। तो ओवरऑल फिजिक्स प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर साइंटिफिक एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन। तो होप सो कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।